हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल रिसर्च टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमटेक एमई थीसिस गाइडेंस सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस पेपर सिलेक्शन की और डाउनलोडिंग की, कि किस तरीके से हमें बेस पेपर का सिलेक्शन करना है, क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं और कहाँ से उसे हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि बेस पेपर सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि यदि आपने बेस पेपर का सही सिलेक्शन नहीं किया तो आगे जाके आपको रिसर्च में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो उससे आपका कीमती समय खराब होता है। तो बेस पेपर होता क्या है? बेस पेपर जिस पेपर पे बेस्ड हमारी रिसर्च होती है, जिसके रिजल्ट से हमें अपने वर्क का कंपैरिजन करना होता है, उसे हम बेस पेपर कहते हैं। तो बेस पेपर कहाँ से डाउनलोड किए जा सकते हैं? ज़्यादातर बेस पेपर IEEE ट्रांजैक्शन से हम लेते हैं। IEEE में दो तरीके से होते हैं, एक तो ट्रांजैक्शन होता है, दूसरा आपका कॉन्फ्रेंस के पेपर्स होते हैं। तो आप कॉन्फ्रेंस के भी पेपर ले सकते हैं, बस उसमें आपको थोड़ा ये देखना है कि वो कॉन्फ्रेंस एक अच्छे लेवल की हो, फॉरेन की हो तो बहुत अच्छी बात है, लेटेस्ट हो, और वो पेपर में वो सारी बातें इंक्लूड होनी चाहिए जिसका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम स्प्रिंगर जर्नल से, एल्सेवियर जर्नल से, ये भी रेपुटेड जर्नल होते हैं, इनसे भी हम बेस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। बेस पेपर के अलावा कुछ रेफरेंस पेपर होते हैं, तो रेफरेंस पेपर भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनको आपको आपके पेपर या थीसिस के पीछे लगाने होते हैं और इन्हीं पे बेस्ड आपका लिटरेचर सर्वे भी बनता है। तो लगभग यदि आप एमटेक एमई में हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली 25 से लेके लगभग 30 तक आप रेफरेंस पेपर ले सकते हैं। यदि आप पीएचडी में हैं तो आपको कम से कम 100 से लेके आपको 150 तक के रेफरेंस पेपर आपको लेने होंगे। रेफरेंस पेपर भी आपके करंट ईयर से लेके लास्ट 20-30 ईयर के होने चाहिए। यदि आप 25-30 ले रहे हैं तो लगभग 2000 से 2020 तक के आप ले लें। पीएचडी के लिए यदि आप ले रहे हैं तो फिर आप लगभग 1970-80 के कुछ पेपर्स ले लें, कुछ 2000 के ले लें, और इस तरीके से लगभग सभी ईयर के होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बस करंट के 3-4 ईयर के ही पूरे ये 25-30 या 100-150 पेपर्स लेने हैं। बेस पेपर सिलेक्शन में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आइडेंटिफाई द करंट ट्रेंड ऑफ रिसर्च डोमेन। तो यदि आप ऑलरेडी रिसर्च आपने की हुई है, आपने ऑलरेडी एमटेक किया हुआ है, पीएचडी कर रहे हैं, या आप रिसर्च पेपर बना चुके हैं, तो ये रिसर्च डोमेन आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि रिसर्च डोमेन हमको बेस पेपर पढ़ के ही पता चलता है कि करेंटली हम किस एरिया पे रिसर्च करंटली ज़्यादा चल रही है। और यदि आप नए हैं रिसर्च करने में तो फिर बेटर है कि आप अपने गाइड से पूछ लें कि इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा एक और तरीका है रिसर्च डोमेन पता करने का, कि आपको जिस भी एरिया पे रिसर्च करना है, आप उस रिसर्च एरिया से रिलेटेड कुछ गूगल पे एक जनरल आर्टिकल्स आप पढ़ लें, गूगल पे आप जनरली सर्च कर लें, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ कीवर्ड्स का आइडिया मिल जाता है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके उस एरिया में क्या रिसर्च ट्रेंड चल रहा है। दूसरा स्टेप है कि फाइनलाइज रिसर्च एरिया फ्रॉम द इंटरेस्ट। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी स्टूडेंट का कि वो उस एरिया पर रिसर्च करे जिसमें उसका इंटरेस्ट है, ना कि गाइड का या कॉलेज का, है ना, क्योंकि वो रिसर्च स्टूडेंट के आगे करियर में, उसको आगे के पेपर्स बनाने में, आगे रिसर्च करने में, आगे एजुकेशन में भी वो उसको काम आ सकती है। तो आप अपना खुद का इंटरेस्ट पता करें कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यदि आपने रिसर्च डोमेन नहीं पता है तो आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट को आप ले लीजिए। उस सब्जेक्ट में आपका जो भी एरिया आपको समझ में आता है, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, वो एरिया आपका रिसर्च इंटरेस्ट हो सकता है। अब रिसर्च इंटरेस्ट का जब आपको पता लग गया, उसके बाद फिर आपको उसमें से कोई स्पेसिफिक टॉपिक चूज़ करना है कि आपका उस पूरे एरिया में किस टॉपिक पे आप अपनी रिसर्च को ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप कुछ कीवर्ड्स बना लीजिए, उस कीवर्ड्स की हेल्प से आप स्पेसिफिक टॉपिक तक पहुंच सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में बात करूं कि यदि आपको एंटीना डिज़ाइनिंग के फील्ड में यदि आपको रिसर्च करनी है ना, तो एंटीना डिज़ाइनिंग या एंटीना से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो आपका रिसर्च डोमेन हो गया। ठीक है, उसके अंदर आपको किस तरीके का एंटीना बनाना, लाइक यदि आपको माइक्रोस्ट्रिप एंटीनाज बनाना, तो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना आपका इंटरेस्ट हो गया, जो कि एक करंट ट्रेंड में भी है। ठीक है, अब माइक्रोस्ट्रिप एंटीना में मुझे माइक्रोस्ट्रिप एंटीना एरे बनाना है, या मुझे माइक्रोस्ट्रिप
एंटीना में मीमो पैटर्न बनाना है, तो वो हमारा हो गया स्पेसिफिक टॉपिक कि हम उस माइक्रोस्ट्रिप में या तो एंटीना एरे बनाएंगे या तो फिर हम उसमें मीमो पैटर्न बनाएंगे। फिर हम बात कर रहे हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। अब हमको कुछ कीवर्ड्स बनाने हैं कि कीवर्ड्स कैसे, कि कि हमको माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना एरे डिज़ाइनिंग करनी है, या हमको परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ पैरामीटर में कैलकुलेशन करना है, या जो भी हमको अलग अलग टास्क जो हम कर सकते हैं उसकी हम प्रॉपर एक लिस्ट बना लेंगे 1 2 3 4 करके, अपने सिलेक्शन से, आपकी जो एनालिसिस है उससे, और जो भी आप कीवर्ड्स फाइनल करते हैं यहाँ पे, उस कीवर्ड्स के हिसाब से फिर हम आगे के पॉइंट्स और डिस्कशन करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना होगा। सो अब हमें आगे देखना है एप्लीकेशन, कि हमने जो भी कीवर्ड बनाए हैं उनमें से कौन सा जो एप्लीकेशन है वो आज के करेंट टाइम पर यूज़ हो रहा है। लाइक यदि हम माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना एरे की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसके ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है वो 5G में है। यदि आप 5G से रिलेटेड बेस पेपर देखते हैं तो आपको एरे पैटर्न बहुत आसानी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट पैरामीटर को लेते हुए आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर हम एप्लीकेशन की बात इसलिए करें क्योंकि एप्लीकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब आपकी रिसर्च हो जाएगी, आपका वाइवा होगा, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि आपने जिस भी टॉपिक पे, जिस भी एरिया पे वर्क किया, उसका व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपको एप्लीकेशन पे जो रिसर्च होती है वो नॉर्मल रिसर्च से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई बेस पेपर लेते हैं तो उसमें कम से कम एक अच्छे एप्लीकेशन दिए हों जो कि हमारे करेंटली ट्रेंड में यूज़ हो रहे हों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिर आगे की, इंश्योर दैट द टॉपिक इज़ मैनेजेबल एंड दैट मटेरियल इज़ अवेलेबल। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्शन कर लेते हैं, और ख़ासकर जब हम रिसर्च में बिल्कुल नए हैं, तो यदि हमने ऐसा कोई टॉपिक सिलेक्शन कर लिया कि उसका हमको मटेरियल ही नहीं मिल रहा, हमको गूगल पे, रिसर्च पेपर पे, बुक्स पे, किसी भी तरीके से हमको मटेरियल ज़्यादा नहीं मिल रहा है, यदि ऐसा होगा और आप रिसर्च में नहीं नए हैं, तो फिर आप कंटेंट कहाँ से आप लेके आएंगे। अब आप सारा कंटेंट तो आप लिख नहीं सकते, आपको इंट्रोडक्शन लिटरेचर सर्वे लिखने के लिए आपको उसके रेफरेंस पेपर की ही ज़रूरत पड़ती है, आपको एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आप पढ़ने के बाद उसको आप समझते हैं, फिर आप अपने वर्ड्स में उसको रीराइट कर लेते हैं। तो आप इंश्योर कर लीजिए कि आपका यहाँ तक यदि आपने फाइनलाइज कर लिया है, तो वो टॉपिक जब आप गूगल पे सर्च करें तो आपको उसमें से जो मटेरियल है वो आपको आसानी से मिल जाए। अब आगे हम बात करेंगे कि हमारे बेस पेपर में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो लेटेस्ट होना चाहिए, कि भाई करंट ईयर जैसे मान लो 2020 में अभी चल रहा है, तो वो पेपर 20 का हो सकता है, 19 का हो सकता है, या 18 का हो सकता है। मीन्स करंट ईयर और 2 ईयर प्रीवियस तक आप पेपर्स का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको हम लेटेस्ट पेपर ही मानते हैं। सेकेंडली कि प्रेजेंटेशन एंड द लैंग्वेज शुड बी वेरी क्लियर। कई बार कुछ पेपर ऐसे होते हैं कि जिनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ होती है, एक नॉर्मल इंग्लिश से भी बहुत हायर लेवल की इंग्लिश होती है, तो वो हमको समझ में ही नहीं आती। तो ये आप कैसे पता करोगे कि उसकी जो लैंग्वेज है वो आपको क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए सिंपल आप उसका बस एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए, और यदि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे समझ में आ रहा है, तो फिर आप ये मान सकते हैं कि उसकी जो लैंग्वेज है वो आगे भी ईजी होगी। और नेक्स्ट चीज़ है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का होना बहुत ज़रूरी है बेस पेपर में, क्योंकि जब आप रिसर्च करेंगे, कोडिंग डिज़ाइनिंग करेंगे, तो फिर आपको पैरामीटर से ही कंपैरिजन करना होगा। पैरामीटर कुछ ऐसे पॉइंट, जैसे अभी हम एंटीना की बात कर रहे हैं तो हम बैंडविड्थ एक पैरामीटर बोल सकते हैं, एक हम रिटर्न लॉस एक पैरामीटर बोल सकते हैं, VSWR हम एक पैरामीटर बोल सकते हैं, या सिग्नल के केस में हम SNR बोल सकते हैं, BER बोल सकते हैं। तो जो भी हमारी ये जो वैल्यूज़ के फॉर्म में जिस भी तरीके की ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इन सभी को हम पैरामीटर कहते हैं। इन्हीं पैरामीटर के बेस पर आपका रिसर्च का कंपैरिजन भी होता है। रिज़ल्ट के ग्राफ भी यदि बेस पेपर में है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से आपके कुछ ऐसे ग्राफ बने हों, तो जैसे SNR BR के आप बना रहे हैं, तो ऐसे आपको कुछ ग्राफ मिल जाए जिसमें एक एक्स एक्सिस हो, एक वाई एक्सिस हो, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हो, और डिफरेंट तरीके से वो ग्राफ हो सकते हैं, चार्ट के फॉर्म में हो सकते हैं। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, आपको काफ़ी क्लियरली वो पेपर उससे समझ में आ जाता है। देन सिमुलेशन वैल्यूज़ और रिजल्ट टेबल, जिस तरीके से ग्राफ होते हैं उन्हीं ग्राफ की कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम सिमुलेशन वैल्यूज़ के अंदर या रिजल्ट टेबल के अंदर डाल देते हैं।
बेसिकली सिमुलेशन वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो जिनका हम यूज़ कोडिंग के अंदर करते हैं या डिज़ाइनिंग के अंदर करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पैरामीटर्स लिखे होंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी होंगी, यहाँ पे जैसे लाइक बैंडविड्थ लिखा है, यहाँ पे 200 मेगाहर्ट्ज़ 300 मेगाहर्ट्ज़ जैसी कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि दिस इज़ द रिजल्ट वैल्यूज़, है ना। और सिमुलेशन वैल्यूज़ की आप सिमुलेशन के इनपुट में आप क्या ले रहे हैं, कि यदि आप डायमेंशंस ले रहे हैं तो डायमेंशंस आप इनपुट में ले रहे हैं, तो वो आपकी सिमुलेशन वैल्यूज़ होगी। कुछ आउटपुट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, कि लाइक आपका सिमुलेशन टाइम कितना है, आपका मेमोरी साइज़ कितना है। इस तरीके से हम उसको सिमुलेशन वैल्यूज़ के अंदर रख सकते हैं। तो यदि ये आपके पेपर में है टेबलर फॉर्म में तो बहुत अच्छी बात है। कई बार पेपर में टेबलर फॉर्म में नहीं होता है, तो वो पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा होता है, तो वो आपको वहाँ पेपर में जाके पढ़ना होता है। और फिर नेक्स्ट थिंग है कि फ्यूचर वर्क। तो फ्यूचर वर्क जनरली आपको कंक्लूज़न में मिल जाता है। कंक्लूज़न के लास्ट में 3 या 4 लाइन्स होती हैं, जिसमें उस पेपर का फ्यूचर वर्क भी बताया हुआ होता है। तो फ्यूचर वर्क से भी हमें कभी कभी आइडिया लग जाता है कि नेक्स्ट हम इस पेपर में किस किस तरीके का वर्क आगे हम कैरी कर सकते हैं। सो इन सारे पॉइंट्स को लेके आप एक बार अपने बेस पेपर को चेक कर सकते हैं। अब जनरली बेस पेपर आप किसी रेपुटेटेड जर्नल से डाउनलोड करते हैं, तो वो बेस पेपर आपको समझ में नहीं आता, तो आपको पूरा बेस पेपर पढ़ने की अभी ज़रूरत होती भी नहीं है स्टार्टिंग में। आप बस उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए जो स्टार्टिंग में दिया रहता है, और आखिरी में आप उसका कंक्लूजन पढ़ लीजिए। बस एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पढ़ के ही आपको ये क्लियर हो जाता है कि वो बेस पेपर आपके कितने काम का है, या वो आपको पूरा समझ में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। बीच की मैथोडोलॉजी मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा अभी स्टार्टिंग के लेवल पे आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, वो वैसे भी बहुत टफ होती है। उसको समझने के लिए आपको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको उसके रेफरेंस पेपर भी पढ़ने पड़ते हैं। तो मेरा सजेशन यही कि बस आप एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पढ़ें, और उससे आप अपने बेस पेपर को फाइनल कर लें। यदि आपको बेस पेपर सिलेक्शन में किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें वो बेस पेपर मेल भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कि बेस पेपर को IEEE से कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं IEEE डिजिटल एक्सप्लोरर पे। तो फ्रेंड्स, ये है IEEE डिजिटल लाइब्रेरी की वेबसाइट। ये है इसका सर्च बार। यहाँ पर हम पेपर को सर्च करते हैं। लाइक यदि हम माइक्रो स्ट्रिप एंटीना की ही बात करें, तो यदि हम सबसे पहले सिर्फ एंटीना लिखते हैं, एंटीना। अब यहाँ पर देखिए हमको बहुत सारे सजेशन भी आते हैं, एंटीना रेडिएशन पैटर्न, एंटीना एरेस, एंटीना फीड्स एटसेट्रा। पर यदि हमने यहाँ पर सिंपल लिख दिया एंटीना डिज़ाइन, तो अब देखिए एंटीना डिज़ाइन हमारा रिसर्च डोमेन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एंटीना डिज़ाइन जब हमने सर्च किया, तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट 73,000 करीब जो पेपर्स है वो एंटीना डिज़ाइन है। अब इतने सारे पेपर्स में हम अपना पेपर कैसे सिलेक्शन करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, स्पेसिफिक हमको एरिया पे बात करनी होगी। कि जैसे हमने एंटीना डिज़ाइन के अंदर देखा कि माइक्रो स्ट्रिप पैच एंटीना, यदि हम इसको सर्च करते हैं, तो हमने देखा ये 73,000 से ये लगभग 19,000 के आसपास आ गए। बस हमने यहाँ पर 2-3 वर्ड्स ऐड कर दिए हैं। ये हमारा हो गया रिसर्च एरिया। अब हमें और स्पेसिफिक जानना है, तो हमें और स्पेसिफिक जानना है, तो ये माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना एरे, इसको हम सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि 19,000 से अब ये आ गए हैं 6,900, अप्रॉक्सीमेट 7,000 पे हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब और हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं टॉपिक वाइज, कि हमें माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना एरे चाहिए सी बैंड पे। अब हम देखते हैं कि सी बैंड पर IEEE से हमको कितने पेपर्स मिलते हैं, लगभग 400। अब देखिए हमारी लिस्ट शॉर्ट होते जा रही है, 400 हमको पेपर्स यहाँ पर मिल गए हैं। अब इस 400 में आप देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस के 312 312 पेपर हैं, जर्नल के 83 हैं, मैगजीन के 5 हैं, एंड अर्ली एक्सेस के 1 हैं। हमको जर्नल्स के पेपर चाहिए हैं और अर्ली एक्सेस के पेपर चाहिए, तो हम इनको दोनों को सिलेक्शन करके यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको 84 पेपर अब आपके पास आ गए हैं, 84 पेपर।
अब यहाँ एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ईयर। अब आपको चूंकि हमने बोला कि आपको 3 ईयर के ही पेपर लेना, करंट ईयर और 2 ईयर पहले, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 2018 और 2020 यहाँ पर सिलेक्शन है, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए अब आपको यहाँ पर आ गए हैं सिर्फ 20 पेपर्स। 20 पेपर से आप ये देख सकते हैं ये पेपर है यहाँ पर, ये IEEE ट्रांजेक्शन ईयर 2020 2020, तो आपके लास्ट 3 ईयर के यहाँ पे पेपर्स आपको आ गए हैं। जैसे कि डुअल बैंड डिफरेंशियल शिफ्टेड फीड माइक्रोस्ट्रिप ग्रिड अरे एंटीना विथ 2 पैरासिटिक पैचेस। अब 20 में से भी हमको, अब यदि इसमें दो तरीके से हैं, एक तो आपका ओपन एक्सेस है जिसमें ये ग्रीन कलर का लॉक बना हुआ है, ये रेड लॉक है, ये आपका पेड है। यदि आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जनरली IEEE या एक्सेस होता है, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ओपन एक्सेस में हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो हमको कुछ ऐसे पेपर मिल जाएंगे जो यहाँ पर फ्री हैं। देखिए अब आपके 20 में से फाइनली 3 पेपर आपके बचे हैं जो माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना एरे सी बैंड पर है और लेटेस्ट है। अब इन 3 पेपर में से आप तीनों पेपर को आप डाउनलोड कर लें, तीनों पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें, कंक्लूजन पढ़ लें, और वो सारे पॉइंट पढ़ लें कि वो लेटेस्ट है और उसमें पैरामीटर्स दिए हैं, टेबल दिए हैं, इनके हिसाब से आप तीनों में से किसी भी एक पेपर को फाइनल करके आप अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का बेस पेपर सिलेक्शन का वीडियो। आपको यदि बेस पेपर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे सिलेक्शन करना है, या यदि आपको अप्रोप्रिएट बेस पेपर चाहिए हो, तो आप हमें इस मेल पर मेल कर सकते हैं, इस आईडी पर मेल कर सकते हैं, या इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आप बात करेंगे कि इस बेस पेपर से प्रपोज्ड प्लान को कैसे बनाया जाता है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी रिसर्च से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं उनको हेल्प हो सके। तो थैंक यू।